आज हम लोग जो बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज, अगर मुझे उस गैसियस एटम से बाहर निकालना हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम्स पहले आपस में सेपरेट आउट होंगे तो मैंने जो एनर्जी दी है वो, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आईई। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैलेंस शेल पर, वो इंक्रीज होगा। तो सर ये बताओ कार्बन क्या कहता है? कार्बन कहता है मैं 2p2। जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर नीलम शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में नाम सुना होगा। तो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। देखो वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। लेकिन अब हम इसको डिटेल में एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, है ना। इसको हमने कैसे डिफाइन किया, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, डाउन द ग्रुप जाता हूं, तो ये कैसे चेंजेस लाएगा। तो इन चेंजेस के बारे में, ओवरऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लेके आ रहा हूं तो उसको हम कैसे पढ़ना है, आज उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी मींस मेरे पास कोई एक गैसियस एटम गिवन है, मुझे एक गैसियस एटम गिवन है, और उस गैसियस एटम का जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, मींस जो वैलेंस शेल का, आउटरमोस्ट शेल का जो वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और कैटायन का फॉर्मेशन करना है। आप सबको मालूम है कि कोई भी एटम होगा और उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। अब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। आप ऐसा समझें कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एटम का न्यूक्लियस, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एटम, उस एटम का ये मेरे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर दीज आर द डिफरेंट शेल्स, इन दीज डिफरेंट शेल्स वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बोला जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हमको यहां से बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए जो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे उस गैसियस एटम से बाहर निकालना हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सर अब यहां दो तीन चीजों की बात करें। सबसे पहली चीज सर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, तो कहां से निकालना है। देखो बेटा, आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होता है तो हम बोला करते हैं कि किसी भी गिवन एटम में डिफरेंट शेल्स पॉसिबल हैं। मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल तक था, बट आपके पास थर्ड शेल भी अवेलेबल होगा, फोर्थ शेल भी अवेलेबल होगा, डिफरेंट शेल्स अवेलेबल होंगे। और ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बैठा है, दिस कैन बी अवेलेबल इन सेकंड शेल और थर्ड शेल और फोर्थ शेल। इसमें ये जो शेल होगा ये आपके पास ग्राउंड स्टेट होगा, ये वाला जो शेल होगा ये एक्साइटेड स्टेट होगा, ये एक्साइटेड स्टेट होगा। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आता है सर? एक चीज और सर, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि मिनिमम एनर्जी स्टेट जो भी एटम इलेक्ट्रॉन की थी इन द गिवन एटम, उस इलेक्ट्रॉन को उस मिनिमम एनर्जी स्टेट से बाहर निकालना हो एटम से, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट से बाहर नहीं निकालना, ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट मींस जहां उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी, जहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वहां मैक्सिमम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स ओके। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने एक वर्ड और बोला यहां, गैसियस आइसोलेटेड एटम, इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे पास एक सिंगल गैसियस एटम है तो उसमें अगर मैंने एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज ओनली यूटिलाइज्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, सो दैट दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी आउट ऑफ द एटम।
लेकिन अगर मैंने वो गैसियस एटम नहीं लिया होता, आइसोलेटेड एटम नहीं लिया होता, इट मींस देयर कैन बी लिक्विड और सॉलिड। तो अगर मैं उसको एनर्जी देता हूं, द फर्स्ट ऑफ ऑल द एटम्स विल सेपरेट आउट। एटम्स पहले आपस में सेपरेट आउट होंगे, तो मैंने जो एनर्जी दी है वो केवल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के काम नहीं आई ना। दैट इज ए पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू सेपरेट द एटम्स फ्रॉम ईच अदर। क्यों? उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको वीक करेगा। और उसके बाद जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। और हम चाहते क्या हैं? हमको केवल आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करनी है। मींस वी नीड ओनली दैट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द गिवन एटम। केवल ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बस मुझे केवल उस एनर्जी की बात करनी थी। मुझे इसके अलावा और कोई एनर्जी की बात नहीं करनी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वी कैन से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय गैसियस आइसोलेटेड एटम to remove its valence electron from ground state. That is the definition of ionization energy. तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आईई का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है कि मान लीजिए मैं बात करता हूं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मींस ये मेरे पास कोई भी एक गैसियस एटम गिवन था m। इस गैसियस एटम से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एंड इट फॉर्म m प्लस गैसियस, इसके बाद इस m प्लस गैसियस से वन मोर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो आपके पास m प्लस 2 गैसियस फॉर्म हुआ। यहां से वन मोर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड सो दैट इट गिव्स m प्लस 3 गैसियस। मींस वन बाय वन पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यहां से, फिर जो कैटायन फॉर्म हुआ उससे वन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो दैट इज कॉन्जिक्यूटिव आईई। मतलब समझें, m गैसियस से m एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस m गैसियस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, इट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m गैसियस। m गैसियस का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा जब मैंने m प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके m प्लस 2 फॉर्म किया। अच्छा, एक बात और, इसी एनर्जी को मैं और क्या बोल सकता हूं? इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस 1। m प्लस 1 का आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाएगा ये। क्यों? m प्लस 1 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस गैसियस, और यू कैन से इट इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m गैसियस। m गैसियस से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है और m प्लस 1 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो अब आप ऐसे समझे, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस केस में क्या होगा बेटा? आप सोचो और सोच के मुझे बताओ। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन m प्लस 2 से m प्लस 3 में कन्वर्ट हो, तो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो m गैसियस का थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m गैसियस। m गैसियस का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। परफेक्ट है। सेकंड, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि m प्लस गैसियस से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो मैं इसको बोल सकता हूं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस गैसियस। m प्लस गैसियस का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अच्छा, एक चीज और, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस 2 गैसियस। क्यों? m प्लस 2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस 2 गैसियस। तो आपको पहली चीज तो समझ में आनी चाहिए कि किसी भी गिवन एलिमेंट से पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कैटायन फॉर्म किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्लस 2 चार्ज फॉर्म किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये जो आपके पास आईई होंगे जो वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव आईई ऑफ m। इसको हम m गैसियस एटम के कॉन्जिक्यूटिव आईई बोलेंगे। हाँ, यहां अलग अलग वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, तो समझना होगा कि किससे कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अगर मैं यहां बात करूंगा तो m गैसियस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला,
यहां की बात करूंगा तो m गैसियस का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला, यहां की बात करूंगा तो m गैसियस का थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसलिए इसको फर्स्ट IE ऑफ m या सेकंड IE ऑफ m या थर्ड IE ऑफ m बोल देंगे। यहां अगर बात करते हैं तो m प्लस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो इसको फर्स्ट IE ऑफ m प्लस बोल देंगे, और इसको हम बोल देंगे सेकंड IE ऑफ m प्लस। एंड यहां m+2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इसलिए फर्स्ट IE ऑफ m+2 गैसियस बोल देंगे। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना, कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्जिकेटिव IE का मीनिंग क्या था, ये आपको समझ में आ जाए। मैं समझता हूं कॉन्जिकेटिव IE आपको समझ में आ गया होगा। पहले IE की डेफिनेशन हमको समझ में आनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिकेटिव IE। तो कॉन्जिकेटिव IE का डाटा अपन ने कंप्लीट किया। अब अगर हम बात करें तो बेटा देखो, ये मेरे पास m गैसियस, इट कन्वर्ट इनटू m प्लस गैसियस, कन्वर्ट इनटू m+2 गैसियस, कन्वर्ट इनटू m+3 गैसियस, एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट IE, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड IE, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड IE ऑफ m गैसियस। हम क्या बोलते हैं, किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए, कोई भी XYZ एलिमेंट हो, उसके लिए थर्ड IE का डाटा इज ऑलवेज मोर देन सेकंड IE, इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट IE। थर्ड IE हमेशा सेकंड IE से हायर होगा, सेकंड IE हमेशा फर्स्ट IE से हायर होगा फॉर द गिवन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डाटा। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये मतलब फिक्स है, ऐसा कुछ लॉजिक हो सकता है? आप सोच के देखिए, आपको लॉजिक मिलेगा ही मिलेगा इसमें। एक बात बताओ मुझे, कोई भी एटम आपके पास होगा किसी एलिमेंट का, तो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर सेम है। तो जब यहां प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर सेम होगा, तो मैं बोलूंगा यहां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे लीस्ट होना चाहिए। जो भी होगा, XYZ जो भी होगा, वो सबसे लीस्ट होगा। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही जैसे ही कैटायन फॉर्म किया, तो क्या मैं बोलूंगा यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में ज्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और यहां की बात करेंगे तो यहां वापस जाएंगे तो यहां फिर से आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बड़े होंगे। हमने पढ़ा था P/E रेशियो। बेटा P/E रेशियो का मतलब होता है पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, दैट इज P/E रेशियो। तो आप समझें कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने के उतने, प्रोटॉन्स तो कभी चेंज होते ही नहीं है ना बेटा। तो प्रोटॉन तो उतने के उतने रहने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि P/E रेशियो इंक्रीज होने लगेगा? कैसे? एक डाटा लेके देखते हैं। अपन ने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लिया कि अगर मान लीजिए मुझे दिया जाए एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम पहले बनाता है Al+1, इसके बाद बनाता है Al+2 और इसके बाद बनाता है Al+3। अगर मैं बात करता हूं इन सब केसेस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां होंगे 13, यहां होंगे 13, यहां होंगे 13 और यहां होंगे 13। क्यों? सब प्रोटॉन्स का नंबर तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना, प्रोटॉन तो सेम है। यहां अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां थे 13, वाई? इट वाज न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम। यहां एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट बिकम्स 12। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और एक और इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो अब आप चेक कीजिए P/E रेशियो, यहां 13 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, तो पर इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी प्रोटॉन्स वर अवेलेबल? सर 1। अगर मैं यहां बात करता हूं तो 13/12 मींस पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन 1 रिक्वायर्ड होगा। 13/12 इज मोर देन 1। यहां अगर आता हूं तो 13/11, क्या ये रेशियो और इंक्रीज हो जाएगा? और यहां बात करूंगा तो 13/10, ये रेशियो और इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उस स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने लगेंगे
या मैं ऐसा कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स में डिक्रीज ज्यादा होगा तो P बाई ई रेशियो बढ़ने होगा लगेगा, और जब P बाई ई रेशियो बढ़ने लगता है इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा। आप ऐसा समझ सकते हो, पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक ही प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए एक से ज्यादा प्रोटॉन्स अवेलेबल है न्यूक्लियस में, इसका मतलब वो प्रोटॉन्स उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब यहां अगर बात करेंगे तो Al+3 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, Al+2 से इसके कंपेयर में कुछ कम, इसके मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो निकालने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, इसमें और कम और इसमें कम। मतलब जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे किसी भी गिवन स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग द कॉन्जिक्यूटिव आईई इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हम ऐसा बोल सकते थे कि आपके पास यहां जो थर्ड आईई होगा इस एलिमेंट का, वो थर्ड आईई इसके सेकंड आईई से हायर होगा और सेकंड आईई फर्स्ट आईई से हायर होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट से कोई जरूरी नहीं मैं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, मैं एक भी रिमूव कर सकता हूं, मैं उसके बाद एक और रिमूव कर सकता हूं, मैं उसके बाद एक और रिमूव कर सकता हूं। तो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा दे आर कॉल्ड एज देयर कॉन्जिक्यूटिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे किसी भी न्यूट्रल एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना स्टार्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में इंक्रीज होने लगेंगे। और अगर ऐसा होगा तो P बाई ई रेशियो इंक्रीज होगा या प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ेगा, मींस पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगेंगे। और अगर ऐसा होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब हम लोग बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या हम बोलेंगे उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कि कॉन्जिक्यूटिव आईई क्या होता है और किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए कॉन्जिक्यूटिव आईई क्यों इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम कॉन्जिक्यूटिव आई किसी भी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो उस एलिमेंट गिवन एलिमेंट के लिए थर्ड आईई सेकंड से ज्यादा होगा, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होगा, और ऐसे ही मैं चाहूं तो बोल सकता हूं फिफ्थ आईई फोर्थ आईई से बड़ा होगा, फोर्थ आईई थर्ड आईई से बड़ा होगा। मतलब ये एक कॉन्जिक्यूटिव आईई का डाटा कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज बेसिक ऑफ आयोनाइजेशन। अब जब हमने कंप्लीट कर लिया तो अब हमको समझ में आना चाहिए कि सर ये पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूं या मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो आईई किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होगा ये मुझे समझना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करके चलते हैं कि आपके पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। चलिए, अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, उनकी अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहला फैक्टर आपको लेना चाहिए जेड इफेक्टिव, और यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज, ये हम सबको मालूम है कि जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज डोमिनेट टुवर्ड लेफ्ट टू राइट, मींस अलोंग द पीरियड जब जब आप जाएंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैलेंस शेल पर वो इंक्रीज होगा। और इन जनरल हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि चूंकि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन सिमिलर शेल में एंटर कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन सिमिलर शेल में एंटर कर रहा है, तो सिमिलर शेल में जब एंटर करेगा तो आपके पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और इसको हम लोगों ने जेड इफेक्टिव वाले टॉपिक में बहुत तरीके से समझा हुआ है कि जेड इफेक्टिव कैसे कैसे चेंज होगा। तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो कोई भी आपसे बोलता है कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, सर फ्लोरीन का ज्यादा होगा। कोई भी आपसे पूछता है कि बोरॉन और कार्बन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होगा, सर कार्बन का हायर होगा। कोई बोलता है बेरिलियम और लिथियम में किसका ही ज्यादा होगा, सर बेरिलियम का ज्यादा होगा। क्यों, सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, तो मुझे जेड इफेक्टिव की बात करनी ही चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है आप सबको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपसे बोला जाए नेक्स्ट फैक्टर, तो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जब मैं एटॉमिक साइज की बात करूंगा, एटॉमिक साइज मींस वी आर जस्ट मूविंग अप टू डाउन। बेटा एक बात बताओ, जब जब आप एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर कब था, सर साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर था जब मैं किसी भी ग्रुप की बात करूंगा। आप ऐसे समझे ना कि आपको दिया था लिथियम, आपको दिया था सोडियम, आपको दिया था पोटेशियम, आपको दिया था रुबिडियम, आपको दिया था सीजियम। जब इन सब की बात करेंगे तो लिथियम में वैलेंस शेल कौन सा होगा, सेकंड शेल, सोडियम में थर्ड शेल, पोटेशियम में फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, मींस नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम के अगर सेकंड शेल में अवेलेबल था तो सोडियम के थर्ड शेल में, जिसको मुझे रिमूव करना है। क्यों, हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो ग्राउंड स्टेट से रिमूव करना है, और ग्राउंड स्टेट लिथियम का कौन सा होगा, सेकंड शेल 2s, है ना। सोडियम के लिए कौन सा होगा, थर्ड शेल, यहां कौन सा होगा, फोर्थ शेल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। तो जब जब हम डाउन द ग्रुप जाते थे, डाउन द ग्रुप आपके पास बोला जाता था कि जेड इफेक्टिव बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन जनरल डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर के फॉर्म में आपके पास आएगा, और अगर ऐसा होगा तो यहां जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी न्यूक्लियस से डिस्टेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगेगा, और जब वो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान होगा। इट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन सब में किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड होगा। सबसे लूजली बाउंडेड किसका होगा, सीजियम का। कैसे मालूम पड़ा, सर न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगेगा। तो यहां सीजियम का ई सबसे कम, उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मतलब लिथियम मैक्सिमम और सीजियम लोएस्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब जब हम अप टू डाउन जाएंगे आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वीकली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। इसलिए हम लोग बोल देंगे कि यहां आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आईई कम क्यों हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आईई इंक्रीज क्यों हो रहा है। बेटा ये तो दो बिल्कुल बेसिक से फैक्टर थे जो हमको आने ही चाहिए, ठीक। अब यहां कुछ कुछ आप चेक करोगे कि जो हम बिहेवियर सोच रहे थे उससे कुछ डेविएशन आपको मिलता है। तो डेविएशन मिल रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इन जनरल हमको कुछ फैक्टर्स और सोचने होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, कि वो कौन कौन से और फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। उनमें अब मैं थर्ड फैक्टर यहां लेके चलता हूं। थर्ड फैक्टर अपन लेके चलते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। क्या मतलब हुआ समझे बेटा, ये आपको दिया था बेरिलियम और ये आपको दिया था बोरोन। देखो बेरिलियम इज 1s2 2s2,
बोरोन इज 1s2 2s2 2p1, कुछ ऐसा सा होगा। मैं जब लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मुझे ये समझ में आया था कि सर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके पास जेड इफेक्टिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। बिल्कुल हो रहा है, अभी भी होता है, वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम डाटा देखते हैं तो इसका आई इससे ज्यादा, क्यों? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। लेकिन इन दोनों में डाटा थोड़ा सा चेंज आ गया, बेरिलियम का आईई बोरोन से बड़ा आ गया। ऐसा कैसे हो गया सर? क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज नहीं हुआ? नहीं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज ही होता है। जेड इफेक्टिव बोरोन का ही बेरिलियम से ज्यादा है। लेकिन यहां एक नई चीज हमको देखने को मिली, पेनिट्रेटिंग पावर। वो पेनिट्रेटिंग पावर क्या कहती है कि यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है? 2s से, और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है? 2p से। और दोनों के दोनों सेकंड शेल के हैं। सेकंड शेल में अगर मैं s और p की बात करता हूं तो s विल फिल्ड फर्स्ट, p आफ्टर दैट वन। हमको मालूम है कि 2s इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2p। अगर 2s न्यूक्लियस के मोर क्लोजर है एज कंपेयर टू 2p इन द सेकंड शेल, सिमिलर शेल में ns इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू np। अगर ऐसा होगा तो इस ns इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स np के कंपेयर में कुछ ज्यादा फील आना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये जो पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या हुआ? s इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2p, मतलब s इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करना, बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू 2p। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इससे ज्यादा होगी। तो जब यहां दोनों में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस केवल एक सिंगल यूनिट का होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर मोर डोमिनेट कर जाती है एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में जो इंक्रीज हो रहा है वो आईई बढ़ाना चाहता है, और यहां अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू 2p, तो उसके अकॉर्डिंग आईई बेरिलियम का ज्यादा हो जाना चाहिए। जेड इफेक्टिव कहता है बोरोन का आई ज्यादा हो, और पेनिट्रेटिंग पावर कहता है बेरिलियम का ज्यादा हो। तो जब एटॉमिक नंबर का गैप एक सिंगल यूनिट का है तो वहां पेनिट्रेटिंग पावर हमने देखा, डाटा ये कहता है कि मोर डोमिनेटिंग हो जाता है, इसलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बोरोन से ज्यादा चाहिए। आप ऐसा कैसा केस फिर देखेंगे जब आपको एक जगह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करना पड़ेगा। ये आपके पास होगा 3s2 और ये आपके पास होगा 3s2 3p1। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, s से निकालना है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, p से निकालना है। तो रूल ये कहता है कि इस Al का जेड इफेक्टिव मैग्नीशियम से ज्यादा है। बिल्कुल है, तो इसका आई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक नंबर में गैप तो एक यूनिट का है, एक सिंगल यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो मैग्नीशियम का बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, इसलिए Mg का ई बेरिलियम से ज्यादा होगा, और मैग्नीशियम का आईई एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा और बेरिलियम का आईई बोरॉन से ज्यादा होगा। ये कुछ आपके पास डाटा मिलेंगे, दैट इज ड्यू टू द पेनिट्रेटिंग पावर। दिस इज ऑल अबाउट पेनिट्रेटिंग पावर, कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी। मेरे ख्याल से पेनिट्रेटिंग पावर समझ में आ गया होगा। तो बेरिलियम, बोरॉन या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को मुझे कंपेयर करना है तो आई कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। यहां तक के फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर आपको दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा देखो, आप सबने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास P3, D5, F7 या मुझे P6, D10 और F14 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो दे आर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहां ये कहलाता है फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनकी स्टेबिलिटी अपने एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्लाइटली ज्यादा होती है। और फुल्ली फिल्ड तो नो डाउट आपके पास हाईली स्टेबल होना भी चाहता है।
तो कई फैक्टर आपके पास ऐसे भी मिलेंगे कई जगह जहां जेड इफेक्टिव काम करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहा। क्यों? ड्यू टू द हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? आप देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करता हूं तो नाइट्रोजन इज 2p3 एंड ऑक्सीजन इज 2p4। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखता हूं तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आपके सर ने बोल दिया था फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, आपके सर ने बोला था कार्बन इज मोर देन बोरॉन और बेरिलियम इज मोर देन लिथियम, ऐसा सर ने बोला था पहले। उसके बाद आपके सर ने बोला बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम इज हायर। क्यों? पेनिट्रेटिंग पावर। अब आपके सर के पास एन और ओ का एक केस बच गया। एन और ओ क्या कहता है? एन कहता है कि मैं हाफ फिल्ड, अगर मैं हाफ फिल्ड हूं मतलब मुझ में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, और जब कोई स्पीसीज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेके बैठा हुआ है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करके एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लेकर आऊंगा तो आई विल नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उस केस में P3 को ब्रेक करके P2 जब मुझे लेकर आना है तो मुझे एक हाफ फिल्ड स्टेबल को पार्शियली फिल्ड में लेकर आना है, और हाफ फिल्ड है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। तो हमने क्या बोला, यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिलेटिवली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सर एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट नहीं करेगा? नहीं, एक्चुअली नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में गैप अभी भी एक ही यूनिट का है। और यहां हमने क्या बोला, हाफ फिल्ड जो होगा वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है पार्शियली फिल्ड से। इसका मतलब एन और ओ की अगर बात की जाए तो यहां फिर से अगर हम देखें तो जेड इफेक्टिव के कंपेयर में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा डोमिनेट करने लग जाती है, इसलिए आईई ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। इन द सेम वे अगर आपको फास्फोरस और सल्फर मिल जाए तो फास्फोरस 3p3, सल्फर इज 3p4, तो यहां फास्फोरस का आईई सल्फर से ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहां हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो एटम को, नाइट्रोजन के एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आई विल नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव तो अभी भी बढ़ रहा है, ओ का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, लेकिन फैक्टर जो होगा वो हाफ फिल्ड डोमिनेट कर जाएगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। तो सर कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो नो डाउट कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आपके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड भी है, तो आप जब कार्बन और नाइट्रोजन का डाटा देखेंगे ना तो यहां सिग्निफिकेंट राइज नजर आएगा कार्बन से नाइट्रोजन जाने पर। और क्यों नजर आएगा? रीजन वही कि एक तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव भी नाइट्रोजन को सपोर्ट कर रहा है, और हाफ फील्ड स्टेबल भी नाइट्रोजन है तो वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आईई का डाटा कार्बन से नाइट्रोजन जाने पर सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा, तो वो डाटा आपको डिफाइन करेगा। तो सर अब लास्ट बच गया नियॉन। नियॉन क्या कहता है? मैं तो फुल्ली फील्ड स्टेबल हूं, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरा तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर कोई फुल्ली फील्ड स्टेबल बैठा है तो उस केस में तो उसका आईई का डाटा सिग्निफिकेंटली लार्ज हो जाएगा। तो आप एक बार एक डाटा देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हमेशा आदत डालें कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन देखें 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। सर अगर हम बात करें तो s2p1 में s2 का आईई ज्यादा होगा, अगर मैं बात करता हूं p3 p4 में तो p3 का आईई हायर होगा, चलेगा। अब उसके अलावा बात करें तो नियॉन का आईई एक्सेप्शनली लार्ज होगा, ये डाटा, और लेफ्ट राइट जाने पर आईई बढ़ ही रहा था तो आईई इंक्रीज ही होगा। तो अगर कोई आपसे बोल देता बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट के आईई का मुझे करेक्ट ऑर्डर चाहिए, तो मैं करेक्ट ऑर्डर कैसे दे पाऊंगा? हाईएस्ट कौन हो गया? नियॉन, नियॉन के बाद कौन आ गया? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन? सर आपके पास हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम,
बेरिलियम के बाद बोरॉन और बोरॉन के बाद लिथियम। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ये आपके पास सेकंड पीरियड के आईई का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज हम समझा चुके होते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक छोटी सी टेंशन क्रिएट होने लगती है। क्या होने लगती है वो टेंशन मैं क्रिएट करता हूं, पहले सुनिए। बच्चा दिमाग में लाता है कि सर आपने बोला ये बेरिलियम और ये बोरॉन। बेरिलियम कहता है कि मैं 2s2, बोरॉन कहता है मैं 2p1। तो सर ये बताओ कार्बन क्या कहता है? कार्बन कहता है मैं 2p2। तो सर जब यहां इलेक्ट्रॉन s से निकाल रहे हैं और यहां p से, तो आपने बोला आईई बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। तो सर अब यहां इन दोनों को देखो, इन दोनों में भी आप देखो यहां s से और यहां p से, तो क्या बेरिलियम का ई कार्बन से ज्यादा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा सर? अब क्योंकि जब मैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस फॉर्म में जाऊंगा तो बेरिलियम और कार्बन में एटॉमिक नंबर का जो गैप आएगा दैट इज ऑफ 2 यूनिट। तो एटॉमिक नंबर में गैप अगर एक सिंगल यूनिट का है तब तो ये पेनिट्रेटिंग पावर या हाफ फिल डोमिनेशन आपके पास डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन यहां जब एटॉमिक नंबर का गैप 2 और मोर यूनिट का होगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर जेड इफेक्टिव ही रहेगा। तो आपके पास कार्बन और बेरिलियम में आपके पास कार्बन का आईई बेरिलियम से ज्यादा होगा। Why? Because Z effective is actually dominating factor left to right। वो तो केवल एटॉमिक नंबर एडजेसेंट एलिमेंट का था, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर डोमिनेट कर गया। इन द सेम वे अगर कोई आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में किसका ही ज्यादा होगा, तो नो डाउट फ्लोरीन का ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के केस में नाइट्रोजन से जब फ्लोरीन जाता हूं तो एटॉमिक नंबर में गैप 2 यूनिट्स का आ गया, और 2 यूनिट्स का अगर गैप आएगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू फ्लोरीन के लिए नाइट्रोजन के कंपेयर में काफी ज्यादा हो जाएगी। तो एक छोटी सी कोशिश की हम लोगों ने कि आपको थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कैसे इफेक्ट किया जाता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा समझ में आए। इसको बेटा 1-2 बार आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे तो आपको थोड़ा बेटर एक्सपोजर मिलेगा। देखो साइंस जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो साइंस पहली बार में ही पूरा समझ में नहीं आएगा, पर हाँ वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप 1 बार 2 बार समझेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझें, लॉजिकली चीजें समझेंगे तो आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आएंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। मॉड्यूल की हेल्प लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करके देखिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।